ये एक सच्चाई है कि ईरान के साथ खुलकर कोई मुस्लिम देश नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है मुसलमानों की, वो ईरान के साथ तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो बहरहाल ईरान के साथ है। मस्कट में ये छठवीं राउंड पीस टॉक्स होनी थी। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई तो फिर सब कुछ इनके पलड़े में नहीं रहेगा, तो इन्होंने इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मान के और ये स्ट्राइक किया है। ईरानी लोग कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस वक्त जो है ईरान का पलड़ा जो है वो झुका नहीं है, कम नहीं हुआ है। कि ईरान का जो एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो कई बार खोमेनी ने भी बोला है कि वो दुनिया का, ये इजराइल का नाम दुनिया के मैप से मिटाना चाहते हैं और ये उनको एक परसीव थ्रेट हमेशा रही है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और ईरान युद्ध की। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। शुरुआत इजराइल ने की। रातों रात गुरुवार को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ भीषण हमला किया। ईरान में जहां सेना के कई टॉप कमांडो समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों की इजरायली हमले में मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हो रही थी। छठवें दौर की बातचीत आज होनी थी, लेकिन अब तो बातचीत बेपटरी हो गई है। इजरायली हमले में सैकड़ों ईरानी भी मारे गए हैं, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजरायली भी मारे गए हैं। अब आशंका यह जताई जा रही है कि अगर जंग ज्यादा लंबे खींची तो इसका दायरा और भी फैलेगा। फिर आगे क्या होगा? दुनिया समेत भारत पर इसका क्या असर होगा? इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ईरान में स्कॉलर रहे मौलाना असलम रिजवी और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल संजय मेस्टन। मेस्टन साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि अचानक इजराइल को क्या हुआ कि उसने रातों रात जो है ईरान पर हमला बोल दिया? और देखिए राजीव, आपने जो सवाल उठाया अचानक क्या हो गया कि ये इजराइल ने हमला एकदम बोला है। और देखिए, कोई जाहिर ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये प्लानिंग तकरीबन 1.5-2 साल से चल रही थी। और ये काय के लिए? ईरान को, इजराइल को पता है कि ईरान का जो एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो कई बार खोमेनी ने भी बोला है कि वो दुनिया का, ये इजराइल का नाम दुनिया के मैप से मिटाना चाहते हैं और ये उनको एक परसीव थ्रेट हमेशा रही है। और इससे पहले यही इजराइल और ईरान के देश, ईरान के बीच में बहुत अच्छे अच्छे संबंध थे। आपको पता है, जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ था, क्रिएट किया गया था, उस समय ईरान सेकंड कंट्री थी मुस्लिम वर्ल्ड में, टर्की के बाद, जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया और इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे और उस समय शाह ईरान रूलर थे। लेकिन जब ये 1979 रेवोल्यूशन हुआ, ईरानियन रेवोल्यूशन, उसके बाद से एकदम सब कुछ चेंज हुआ और इजराइल को ईरान ने हमेशा नंबर 1 एनिमी माना और तब से उनका फोकस रहा है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय करना, और उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी ये चुनी, एक तो अचानक एक्सेस। अचानक क्या हो गया कि जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, अचानक हाँ, इजराइल पड़ा। हाँ, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट किया गया था और उसके बाद आपको पता है जो फाउंटेन हेड इसका था वो ईरान था। अब इजराइल को बेसिकली डर ये था कि उनका जो सर्वाइवल है, इसको सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान के पास आ जाते हैं तो उनको पता था कि ये एक उनको नष्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए इजराइल ने, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पीस टॉक्स चल रही थी और आज मस्कट में ये छठवीं राउंड पीस टॉक्स होनी थी। तो उनको पता था, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई तो फिर सब कुछ इनके पलड़े में नहीं रहेगा, तो इन्होंने इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मान के और ये स्ट्राइक किया है। और बेसिक इसका पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपनाइजेशन से रोकना, बेसिकली ये है। और साथ में अगर उसका फॉलो आउट हो सकता है कि रजीम चेंज हो जाए, तो वो भी उनका तख्ता पलट करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी वहाँ के लोगों को एड्रेस किया कि हमारे घनिष्ठ मित्रता थी कई साल पहले और वैसे ही हम चाहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक विंडो अपॉर्चुनिटी लेके इसको स्ट्राइक किया है।
और मेरे को लगता है अमेरिका का भी इसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट या डायरेक्ट सपोर्ट भी है। अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के बिना इजराइल ये शायद काम नहीं कर सकता था। लेकिन रिजवी साहब, ईरान रुका नहीं, उसने भी जबरदस्त पलटवार किया इजराइल पर। जी नमस्कार आपको भी, और राजीव भाई आपको भी, और हमारे मेजर साहब को। बहुत ही संजीदगी से आप तमाम बातों को बयान कर रहे थे। मैं एक बात ये बता दूं कि ईरान ने अभी कल ही एक इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये जो टॉक चल रही थी 5 दौर की, और आज छठी दौर की जो है टॉक बात होने वाली थी, और उसी के दरमियान इजराइल ने हमला किया। तो ईरान का कहना यह है कि असल में टॉक के जरिए से ईरान के ध्यान को भटकाया गया, और इसमें अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है कि इधर टॉक के जरिए से उनको बिल्कुल से जो लापरवाह कर दिया जाए, बेफिक्र कर दिया जाए। और नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने एक बहुत ही बड़ा हमला ईरान पर किया। और मैं आपको बताऊं कि वो हमला जो ईरान के बड़े बड़े जो फौजी ऑफिसर्स मारे गए, वो बाहर से हमला नहीं हुआ है, बल्कि खुद ईरान के अंदर से हमला किया है। और वो जो पुरानी जो रजीम थी, जो मोहम्मद रजा पहलवी के जो लोग थे, उनके जरिए से ये काम कराया गया है। असल में मोहम्मद रजा पहलवी के जो वो लोग वहां पर ईरान में हैं, जो उनके जमाने में बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, अब तो वो तो चले गए, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो लोग इस वक्त ईरान में कोशिश कर रहे हैं कि हालात को खराब करें। उन्हें मालूम है कि ये काम या अमेरिका या इसराइल जैसे दो ताकतवर मुल्क ही कर सकते हैं। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं कि मोसाद जो है ईरान में है, असल में वो मोसाद नहीं है, बल्कि वो मोहम्मद रजा पहलवी के चाहने वाले हैं, जो मुश्किल से 5% हैं, जो ईरान का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने कई बार ये कोशिश की ईरान का तख्ता पलट दें, लेकिन उसको मालूम है कि वहां पर आयतुल्लाह खामेनी के चाहने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। आपका जो सवाल है इसका मैं जवाब दे रहा हूं, मैं टॉपिक पर हूं कि ईरान ऐसा हमला क्यों किया। इजराइल मायूस हो गया था कि वो ईरान की रजीम को चेंज नहीं कर सकता है, तो उसने ये सोचा कि चलो अब एक नया दूसरा भी एक्सपीरियंस तजुर्बा कर लिया जाए, और उसने ईरान पर बड़ा हमला किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल रात में जो है हाइफा पे और तल अवीव पे बहुत ही खतरनाक ईरान ने हमला किया है, कि जिसमें काफी नुकसान जो है इजराइल का हुआ है। तो हमले की वजह सिर्फ यही है कि इजराइल अब मायूस हो गया है कि रजीम को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ताकत का सहारा लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि ईरानी लोग कह रहे हैं कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, और इस वक्त जो है ईरान का पलड़ा जो है वो झुका नहीं है, कम नहीं हुआ है, सॉरी, ये कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि कल रात का जो हमला हुआ है उससे जो है कई मुल्कों ने ईरान से कहा है कि वो लोग जो कल तक खामोश थे कि अब जो है जंग को रोका जाए। ये इस बात की दलील है कि जंग जो है तकरीबन 40 और 60 के साथ हो रही है। यानी आप कह सकते हैं कि 40% अगर ईरान है तो 60% इजराइल है ताकत के मामले में। जी जनरल मिस्टर साहब, ताकत तो खैर अपनी जगह है। ईरान को अभी जो शुरुआती अगर बात करें तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके आर्मी चीफ मारे गए, एयर चीफ मारे गए, साइंटिस्ट मारे गए, और जिस तरह का तबाही का मंजर जो है जो दिख रहा है, जो मौत का आंकड़ा मतलब 150-200 के आसपास पहुंच रहा है, पूरा जो क्या कहेंगे आप, बहुत ईरान में, तेहरान में बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है। बिल्कुल राजीव, टॉप लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और टॉप साइंटिस्ट तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और ये बहुत ही पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स थे, और इसमें इंटरनल हैंड तो था ही। और खासकर ये जो क्राउन प्रिंस है रेजा पहलवी, आपको पता ही है इजराइल में 2023 में इनवाइटेड थे, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इनको होस्ट भी किया था। तो मैं एग्री करता हूँ ये मौलाना जी से कि ये इसमें पहलवी का रोल है, और उनकी भी काफ़ी फॉलोइंग है, और वो अमेरिका में बेस्ड हैं, और यूके वगैरह में कई बार ट्रैवल करके और वो ये भाषण देते हैं रिजीम चेंज के। तो जाहिर है कि इजराइल का यूनाइटेड स्टेट्स, यूके का सपोर्ट है, लेकिन वो कर पाएंगे कि वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
खुमैनी की भी जो फॉलोइंग है वो काफी लार्ज है। लेकिन हाँ, थोड़ा वहां पर जो विमेन के ऊपर थोड़ा विमेन राइट्स का काफी बड़ा इश्यू है। और हाँ, एक और चीज है, ये जितने भी ईरानियन हैं जो बाहर देश में सेटल्ड हैं, जो ईरानियन डायस्पोरा है, कोशिश ये भी की जा रही है कि उनको यूनाइट करके और वहां पर मैसेज दिया जाए ग्रास रूट लेवल में, ईरान के ग्रास रूट लेवल पे, कि आपको लोगों ये एक रेवोल्यूशन में या रिबेलियन में जुड़ना है। साथ ही उनकी एक और कोशिश है कि आईआरजीसी में और ईरानियन लीडरशिप के अंदर डिफेक्शन कराया जाए, आपस में अंदर मतभेद हुए। अभी जो G7 मीटिंग होनी है कल से जो शुरू है कनाडा में, हो सकता है कि वहां पर भी ये रेजवी ने ये रेजा पहलवी ने बोला था इन लोग को कि जितनी G7 G20 कंट्रीज हैं, इनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को वहां सपोर्ट करें, लेकिन ईरानियन रिजीम को सपोर्ट ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है ये रिजीम चेंज का। सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो बड़ा बहुत मुश्किल बोलना है। लेकिन जिस प्रकार लड़ाई चल रही है, ईरान ने भी बिल्कुल सॉलिड बम्बार्डमेंट किया, आपने कल देखा, बहुत ही डैमेज हुआ है। अब ये इजराइल का भी स्टेटेड एम बहुत क्लियर है, वो कोशिश करेगा कि, मेरे को पहली बात लगता है ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि ये इसमें ग्राउंड ट्रूप्स तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, आपको पता है 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन ये एयर टू एयर और ये ड्रोन्स और मिसाइल्स चलेंगे। अब जिस पार्टी की ज्यादा क्षतिग्रस्त होगी वही है जो पहले वो शायद हिचकिचाएगा, क्योंकि अभी ये एक हफ्ते तक तो बहुत हार्ड एंड स्टांस रहेगा दोनों का। और इसमें एक और चीज उभर के आ रही है कि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, वो तकरीबन काफी हद तक, मैं फेल नहीं बोलूंगा, पर जब आप 200 मिसाइल्स लॉन्च करिए, 100 आपके साथ ड्रोन्स उसमें आए, तो सब को तो इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। तो इसीलिए इनके ऊपर कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो ये लड़ाई का भी अभी जो दिशा चल रही है, मेरे को लगता नहीं है कि ये एनलार्ज होगी, इसमें अमेरिका और बाकी देश कूदना चाहेंगे। लेकिन ये वेट एंड वॉच है, क्या हो सकता है वो बहुत मुश्किल है बोलना। लेकिन आज की तारीख में इजराइल और ईरान के बीच में ये लड़ाई सीमित है अभी तक, और अमेरिका का इनडायरेक्ट सपोर्ट है, जिसमें इनको मिलिट्री हार्डवेयर भी दिया जा रहा है। रिजू साहब, आप ईरान में आप रहे, स्कॉलर है, वहां पर बेहतर समझते हैं। जो हम पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं जिन चीजों को लेकर, ईरानी लोग बहुत मजबूत होते हैं और वो अंतिम क्षण तक मतलब वक्त तक लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या इतना आसान है जो खमेनी को बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे, बेदखल कर देंगे, वहां एक नई सत्ता लेकर आएंगे, तो वहां के जो लोग हैं पश्चिम एशिया के, चाहे सीरिया की बात करें, चाहे इराक की बात करें, चाहे लीबिया की बात करें, वो सब उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ईरानी दुनिया में एक ऐसी कौम है कि जो पहले ईरानी है, बाद में वो धार्मिक है। यानी उसको ईरानी होने पर बहुत ज्यादा नाज है। और जब 2 दिन पहले इजराइल ने यानी जुमे की सुबह को जो हमला किया था, तो होता यह है कि जब हमला होता है तो लोग घर के अंदर रहते हैं या बंकर में चले जाते हैं। लेकिन हुआ यह था कि पूरा ईरान रोड पे आ गया था और सबकी जबान पर एक ही नारा था कि हमको रिवेंज चाहिए। तो ये जो आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है कि ये जंग जो है, जब तक के ईरानी हिसाब से, ईरानियों के हिसाब से रिवेंज न हो जाए, ईरान अगर चाहे भी तो इस जंग को नहीं रोक सकता है। इसलिए कि वहाँ के जो ईरानी लोग हैं इस वक्त, उनका हर तरफ से एक ही नारा है कि ये इंतकाम होना चाहिए। और इसी इंतकाम की आग की वजह से कल आपने देखा कि इसराइल में बहुत ही खतरनाक, यानी जिसे कहा जाए कि तल अवीव का एक पूरा एरिया, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो पूरा जो है तबाह बर्बाद हो गया है। हाइफा तबाह हुआ है बहुत सी जगहों पर जो है। और मेजर साहब ने जो बात कही है, मैं उनके साथ हूँ और बहुत अच्छी से ये समझाते हैं माशाअल्लाह। कि बिल्कुल सही कहा कि आयरन डोम नहीं रोक सकता है। आयरन डोम के बारे में जो हवा खड़ा किया गया था कि साहब 1000 मिसाइल भी एक वक्त में गिरेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर 200 मिसाइल जाएगी तो 100 तो गिरेगी ना। तो अगर 100 को रोक लिया है, 100 को 100 निशाने पर लगी है निशाने पर, तो उसका जो फायदा है वो ईरान को बहरहाल मिलेगा। क्या इजराइल जो है, जो चाह रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना, क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए,
सत्ता परिवर्तन की जो बात हो रही है, वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये ईरान के इंकलाब को, ईरान का जो क्रांति, जो इंकलाब आया था, वो फरवरी 79 में आया था और उसके बाद से लेकर अब तक कम से कम 25-30 मर्तबा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर कोशिश की है कि वहां के रजीम को चेंज किया जाए। लेकिन वो ईरानी कौम जो होती है बड़ी नेशनलिस्ट होती है। इनको जो है बाहर की ताकतें अगर इन्वॉल्व होती हैं तो ये और ज्यादा नाराज हो जाती हैं। लिहाजा मेरे हिसाब से, और बल्कि जितने भी समझदार लोग हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं ईरान के बारे में, वो जानते हैं कि अभी 50 साल और चाहिए ईरान की रजीम को चेंज करने के लिए। इससे पहले रजीम जो है चेंज नहीं हो सकती है। मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आयतुल्लाह खामनाई को वहाँ की कौम जो है, वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा चाहती है, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, वो मर जाएंगे लेकिन रजीम चेंज अगर कोई करता है तो करने नहीं देंगे। तो जनरल साहब, जो जंग का दायरा है, क्या लगता है कि बढ़ेगा या ऐसा ही रहेगा? क्योंकि आज तीसरे दिन ये दौर लड़ाई जो है पहुंच चुका है। हालांकि फिलहाल दोनों देशों के बीच में हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि शायद जंग का दायरा कुछ बढ़ सकता है। तो बढ़ेगा तो अमेरिका भी कूद सकता है, उसके एसेट को नुकसान होगा। ईरान क्या स्टेट ऑफ हार्मूज को रोक सकता है? इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए, मेरे को लग रहा है जिस प्रकार अभी ये आगे बात बढ़ेगी, पहली बात तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अमेरिका ने तो अपनी फ्लीट ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी है अरेबियन सी में। यूके अपने एसेट्स को और बढ़ा रहा है, जितने भी उसके बेसिस हैं गल्फ में, वहाँ वो एयर एसेट्स को भी बढ़ा रहा है और अपनी ये जो उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 हैं वैसे तो, एक को वो मूव कर रहा है। और फ्रांस भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अरेबियन सी में ये मेडिटेरियन ये इनकी फ्लीट आ जाए। ये काय के लिए करेंगे? बेसिकली ईरान के ऊपर एक दबाव डालने के लिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अभी ये लड़ाई में शामिल नहीं है, लेकिन इसको मैं बोलूंगा पोस्चरिंग, प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन अब जहां तक ईरान का सवाल है, वो क्या करेगा इस बीच में? ईरान वही करेगा जो अभी कर रहा है, इजराइल के ऊपर अटैक करता रहेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मेरे को लगता है वो ये कार्रवाई नहीं करेगा। वो भी एक थ्रेट है। उसका कारण ये है कि वहाँ पहली बात, उसकी जो चौड़ाई है वो 33 किलोमीटर की चौड़ाई है। वहाँ से शिपिंग पूरी वर्ल्ड की निकलती है तकरीबन 20%। और वहाँ जितने भी ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, इनका भी तेल वहाँ से जाता है। अगर ईरान ने ये चेष्टा की तो ये जितने जीसीसी कंट्रीज हैं, बेसिकली अरब कंट्रीज, ये ईरान के अगेंस्ट हो जाएंगे। और ईरान को भी पता है कि अगर ये करता है तो ये युद्ध एनलार्ज हो जाएगा। तो आज की तारीख में ईरान नहीं चाहता है ये युद्ध बढ़े, अमेरिका नहीं चाहता है ये युद्ध बढ़े, लेकिन एक ही देश है, वो है इजराइल। वो चाहता है युद्ध बढ़े, क्योंकि वो चाहता है कि ये युद्ध अगर बढ़े तो इसमें अमेरिका का डायरेक्ट सपोर्ट आ जाएगा यूके और फ्रांस के साथ, और फिर एक दूसरा फ्रंट खुल जाएगा। और फिर उस समय हालात ये भी हो सकते हैं कि आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। अभी आपने सुना था यूएस का जो सेंट्रल कमांड जनरल है, उसने क्या बोला था कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है और हमेशा उसने मदद की है। ऐसी हालात में अमेरिकन फोर्सेस मतलब सिर्फ एयरफोर्स, वो वहां पर पाकिस्तान के एयरफील्ड में भी डिप्लॉय हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान किसी का सगा है नहीं। तो पॉसिबिलिटी है वो वहां पर भी अमेरिकन एयरफोर्स डिप्लॉय हो सकती है, एयर बेसिस मिल जाएंगे। वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। तो एज ऑन डेट मेरे को विस्तार बढ़ते हुए नहीं दिख रहा। बट इसमें किसी ने भी कोई गलती कर दी, मान लो अमेरिका ने कोई गलती कर दी या ईरान ने, तो ये बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ गया फिर आप देखिएगा ये बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। और यहाँ फिर ईरान को थोड़ा और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक फ्रंट नेवी से ये खुल जाएगा। जितने भी इनके पास एसेट्स हैं अमेरिका और यूके वगैरह के यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इधर पाकिस्तान से ये एयरफील्ड, यूनाइटेड स्टेट्स अपनी वहां से जहाज उड़ाएगा, तो ये घिर जाएगा ईरान। और हो सकता है फिर ये गल्फ कंट्रीज भी ईरान के खिलाफ हो जाएं। तो ये बड़ा वेट एंड वॉच वाली बात है अभी। लेकिन रिजू साहब, अगर गल्फ कंट्री की बात करें, खाड़ी देश की बात करें, इवन सऊदी अरब, कतर वगैरह को सब ले लें, तो सब लोग निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ पक्ष में खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। क्या लगता है कि ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश नहीं है? कुछ है मुस्लिम देश? देखिए, ये एक सच्चाई है कि ईरान के साथ खुलकर कोई मुस्लिम देश नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है,
मुसलमानों की, वो ईरान के साथ तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो बहरहाल ईरान के साथ है। और आप देखिए कि हमेशा मिस्र में, इजिप्ट में और जॉर्डन जैसे कंट्रीज में ईरान के पक्ष में प्रोटेस्ट हुए हैं, वो आप सब देखते रहते हैं। मुझे वहां नहीं जाना है। मुझे कहना यह है कि इसकी वजह यह है कि ये लोग, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, ये ज्यादातर खुद पर निर्भर नहीं है। ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पर निर्भर हैं। यानी अगर अमेरिका इनसे अपना सपोर्ट खींच ले तो वहां की जनता जो है इनका तख्ता पलट देगी। लिहाजा इन्हें इस बात का यकीन है कि अगर हमने बहुत ज्यादा ईरान का जो है सपोर्ट किया तो जो ताकतें हमारे साथ हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, और जो हमारे खिलाफ होंगी तो उसका नतीजा ये होगा कि हम हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा वो अपने को बचाने के लिए ईरान से दूरी अख्तियार करती हैं ताकि उनकी हुकूमत जो है वो महफूज रहे, बची रहे। लेकिन रिजवी साहब, अगर ईरान पर हमला और बढ़ता है, अमेरिका भी अगर कूद जाता है, तो कौन कौन मुस्लिम देश खड़े हो सकते हैं इसराइल ईरान के पक्ष में? देखिए, ऐसा कोई बहुत मजबूत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ईरान के साथ हो। बहुत दो चार छोटे छोटे मुल्क होंगे। आप लबनान का नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इराक का नाम ले सकते हैं। ये सब वो है जो ईरान के चाहने वाले हैं। लेकिन इनकी इनकी हिमायत में, इनकी मदद से ईरान को क्या फर्क पड़ता है? ये वो मुल्क है जो खुद ईरान उनकी मदद करता है, और माली मदद करता है, और बहुत से एतबार से उनकी मदद करता है। तो ईरान इस वक्त जो है ये सोच कर आगे बढ़ रहा है कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तक रशिया और चाइना की बात है, ये लोग भी ओरली मदद करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि साहब ये आकर इनकी फौज आएगी और उनको लड़ना शुरू कर देगी। तो ईरान ने पहले ये सोच लिया है कि हम अलोन, अकेले हैं, और हमको अकेले ही लड़ना है। और वो कंट्रीज जिनको सताया जाता है, जिनको परेशान किया जाता है, उनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो उसी से उभर के जो है ताकतवर मुल्क की हैसियत से सामने आते हैं। हम सबको मालूम है कि 1945 में जापान पे हिरोशिमा पे और नागासाकी पे जो हमला किया था, अमेरिका ने जापान की क्या हालत कर दी थी। जापान पूरा तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था 1945 में। लेकिन आखिर में वो उभरा। मैं एक बात जल्दी से और कह दूं कि जब ईरान का इनकलाब आया था, क्रांति आई थी, तो एक साल के बाद जून 1980 में 72 ईरान के जो टॉप लोग थे, जो बिल्कुल जिसे कहा जाए कि क्रीम लोग थे, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। और उसी मीटिंग में जो है एक बम ब्लास्ट किया पहलवी के लोगों ने, और 72 लोग जो है उसी वक्त जो है दुनिया से चले गए। तो पूरी दुनिया ये कह रही थी कि क्रीम जो था वो ईरान का मार दिया गया है, तो अब ईरान में कौन हुकूमत चलाएगा। लेकिन उसके बाद भी हुकूमत चली या नहीं चली। अब जैसे इनके जो कमांडर मारे गए हैं, क्रीम कमांडर मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी खुद को संभाल लेगा। ईरान में इतनी शक्ति है, इनका विल पावर जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है और मजबूत है। लेकिन जनरल साहब, अमेरिका ये कह रहा है कि उसका जंग से कोई सीधे तौर पे लेना देना नहीं है, लेकिन साथ में यह भी चेता रहा है कि अगर उसके जो एसेट हैं खाड़ी देशों में, अमेरिका की बात करिए, सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात, अगर उस पर हमला होता है तो छोड़ेगा नहीं। यानी अमेरिका भी कूद सकता है अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो, तब तो तस्वीर और उलट जाएगी। हाँ बिल्कुल, यही मैं पहले जो स्टेटमेंट में यही मैंने बोला था। अमेरिका बहुत स्टेटेड ओपनली ओपन स्टेटमेंट दे रहा है कि वो इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल नहीं है, लेकिन कोई शक नहीं है कि इनडायरेक्ट तो इसमें शामिल है। ये सब कुछ अमेरिका के जरिए ही हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू हुआ है। और साथ में जो मिलिट्री सामग्री है वो अमेरिका इनको देता जा रहा है इसराइल को। लेकिन उसने ये भी चेतावनी दे दी ईरान को, जो मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि ईरान को वो चेतावनी ये है कि अगर आप इस युद्ध को एनलार्ज करेंगे तो हम इसमें शामिल होंगे, जिसमें मैंने बोला यूके, फ्रांस वगैरह भी हो जाएगा। तो वो ईरान के हित में भी नहीं है। लेकिन सर यहाँ ईरान यह भी धमकी दे रहा है जो पश्चिमी देश है कि अगर आप सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो फिर आप तैयार रहिए, हम आप पर भी हमला कर सकते हैं, निशाना साध सकते हैं। ईरान साफ तौर पर दे रहा है। देखिए, सीधे तौर पे तो होता है जब अटैक करते हैं आपस में, वो अभी सीधे तौर पे तो होगा नहीं, इनडायरेक्ट पे तो चलेगा। अभी तो आपको पता है ये जो आयरन डोम सिस्टम के साथ अमेरिकन सिस्टम्स भी इसमें एसोसिएटेड हैं,
तो ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि अगर इनकी डिफेंस में भी मदद करेंगे हम आपके ऊपर प्रहार करेंगे। डिफेंस तो ये करते रहेंगे, इनकी मदद करते रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ना ईरान इनकी डिफेंस में इनके ऊपर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक करता है ईरान तो फिर नुकसान ईरान का ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बोला फिर ये सारे देश मिलके और रशिया और की तो अभी स्थिति भी नहीं है ईरान को सपोर्ट करने की, वो खुद वहां लड़ाई में जूझ रहा है। चाइना अभी नहीं करना चाहेगा, वो अपनी प्रिजर्व करना चाहेगा ताइवान के लिए, और इंडिया के साथ अगर भविष्य में कुछ होता है तो फिर ईरान थोड़ा अलग पड़ जाएगा और फिर खाड़ी देश भी इसके साथ खड़े नहीं होंगे अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करता है। तो ईरान नहीं चाहेगा कि इस युद्ध को वो एनलार्ज करे कि अमेरिकन या यूके इंटरेस्ट पे वो अटैक करे। गलती से कर दिया तो मैं बता रहा हूँ तो फिर तो ये बहुत ही भयानक हो जाएगा और वो उस हालत में इजराइल के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन पूरे क्षेत्र के लिए, भारत के लिए भी ये एक अच्छी चीज नहीं रहेगी, क्योंकि फिर पूरे ये ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और देखिए हमारी रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन रिजवी साहब, ईरान भी लग रहा है कि चुप नहीं बैठेगा पिछली बार की तरह, वो जवाब दे रहा है और कहीं न कहीं इसके बहाने अगर देखें तो भारत के भी हित जो है कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। ईरान में बहुत सारे बच्चे भारतीय रहते हैं, वहां पर एक बड़ा पॉपुलेशन है। ईरान की बात जी करें राजीव भाई, मैंने कल आपके चैनल पे कल शाम का जो प्रोग्राम था, ये मैंने ये बात कही थी कि इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही प्यारा है और एक महान देश का यही तरीका होना चाहिए कि इंडिया ने खुद को ये बताया कि मैं किसी ताकत के साथ नहीं हूं और किसी तरफ मेरा झुकाव बिला वजह नहीं है। और आपने देखा कि इस झगड़े से और इन तमाम चीजों से इंडिया ने, भारत ने हमारे खुद को अलग रखा, ना इजराइल का साथ दिया और ना ही ईरान का। ये बहुत बड़ा काम है और ये जो बड़े देश होते हैं, जो ताकतवर देश होते हैं और जो जिसको कहा जाए समझदार होते हैं, वो यही काम करते हैं। अगर जंग बढ़ती है और जंग की आग और इसके शोले आगे बढ़ते हैं तो इसमें फकत ईरान का और इजराइल का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान जो है पूरी दुनिया को होगा और उसमें भारत को भी होगा। तभी जो है 6% तेल की कीमत जो है बढ़ी है। ठीक है, अगर ये ऐसे ही जंग आगे बढ़ती रही तो ये 20 से 30% चांस, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 20 से 30% कीमत बढ़ जाएगी तेल की, तो उसका असर क्या भारत पे नहीं पड़ेगा, हर मुल्क पे पड़ेगा। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जंग ना हो। एक दीवाना, एक पागल इजराइल है कि जो जंग के लिए तैयार है, लेकिन उसे उसे ये मालूम होना चाहिए कि जुल्म जो होता है उसकी उम्र बहुत ही छोटी होती है और जिस तरह से उसने 20,000 दूध पीने वाले बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप, और दुनिया खामोश है, कोई उसको उसके बारे में ये कह दे कि भाई ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, इतना कहने के लिए भी कोई तैयार नहीं है कि जिसने मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमास के आड़ में तुमने हॉस्पिटल को तबाह किया, हमास के आड़ में तुमने वहां की औरतों को मारा, 1.5 लाख औरत, मर्द, बच्चे इस वक्त बगैर हाथ पैर के गजा में हैं, जिनका कोई इलाज करने वाला नहीं है। भूख भूख से लोग मर रहे हैं। दुनिया कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जुल्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स जो जितने थे उन्होंने भी कहा कि जुल्म हो रहा है। वहां का जो प्रधान है इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है फैसला भी सुनाया, फिर भी वो आजाद घूम रहा है, फिर भी वो हमला कर रहा है, फिर भी वो जुल्म जारी रखे हुए है। कहाँ है लोग, कहाँ है समझदार लोग, कहाँ इंसानियत, कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ईरान पे बात कर रहे हैं। जंग साहब, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई जो है एक डायमेंशन भी एक बिल्कुल अलग तरह का कर दिया? सीधे ड्रोन से हमला हो रहा है, मिसाइल से हमला हो रहा है, फाइटर से हमला हो रहा है, लैंड फोर्स की कोई जगह ही नहीं है। तो एक भारत को भी बहुत कुछ सीखने को इन चीजों को मिल रहा है सर। और बिल्कुल भारत के लिए तो बहुत सीखने को मिल ही रहा है। और आपने देखा जो अभी हमने ऑप सिंदूर किया था, इसमें यही टाइप ऑफ वॉरफेयर हुआ है। लैंड ट्रूप्स तो बिल्कुल एंगेज नहीं हुए थे। तो आज विश्व भर में अगर आपका इरादा ही अलग है, जैसे आपने देखा रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है, तो उसमें तो फिर आपको ग्राउंड ट्रूप्स उतारने ही पड़ेंगे। आपने इजराइल हमास में फिर भी एक नया लेसन इन सब चीजों से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी युद्ध हैं अभी ये ऐसे ही शुरू होंगे और इनका खात्मा भी ऐसे ही होगा। और आपने ये ऑप सिंदूर में देख लिया कि भारत ने अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया है बिना ग्राउंड ट्रिप्स किए। और हमने भी ड्रोन्स का और साथ में
एयरफोर्स का भी इसमें हमने फायदा उठाया। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ा लेसन ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स, आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो अभी हमने प्रूव कर दिया है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम है, वो एक देश के लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अभी अनाउंस कर दिया कि अमेरिका इसमें खूब इन्वेस्ट करेगा गोल्डन डोम सिस्टम में। तो आज भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि हम भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो हमें इस पे फोकस करना जरूरी है। और मेरे ख्याल जो अटैक की भी है वो ड्रोन्स और मिसाइल्स और एयरफोर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरी है। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल ईरान युद्ध से जुड़े तमाम पहलुओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू।